हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई को लगातार धार दे रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित और उसके विकास से संबंधित। हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने पिछली क्लास में बात करी थी आप लोगों के साथ में, जो अनुमानित हाइपोथेसिस कुछ थी उनके बारे में हमने बात करी थी आपसे। आज हम बात करने वाले हैं दो मुख्य संरचनाएं, दो मुख्य थ्योरीज, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी इनको हम हाइपोथेसिस ही कहते हैं क्योंकि ये अनुमानित संरचनाएं हैं, इनको भी हम लोग हाइपोथेसिस ही कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे जब हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, आपके कांट की थ्योरी के बारे में। कांट ने एक थ्योरी दी और अपनी पुस्तक में उसको प्रकाशित किया, और दूसरी हमारी लाप्लास की थ्योरी है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आज। आप लोगों की क्लास जो है लगातार कंटिन्यू है और एक प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाई गौतम सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट करके डाल देंगे लास्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी बाई गौतम सर प्लेलिस्ट। इतना डाल देंगे आप लोगों के सामने क्या आ जाएगी, आपकी जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की आराम से आ जाएगी। हम बात करने वाले थे आपसे हाइपोथेसिस ऑफ कांट। कांट की जो संरचना है, वायव्य परिकल्पना है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कांट की वायव्य परिकल्पना जो है, गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट, इसको हम लोग पहले देखेंगे। तो हम हिंदी में लिख लेते हैं कांट की वायव्य परिकल्पना। सही से आप लोग लिख लीजिए, वायव्य परिकल्पना। तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या है, कांट ने अपनी वायव्य परिकल्पना में क्या बताया है। तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखेंगे। कहीं न कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत, सिद्धांतों में बहुत से सिद्धांत हैं जो मुख्य मुख्य हमारे मान्य हैं। उनमें से ये सबसे प्रमुख मान्य जो सिद्धांत है, उनमें से प्रमुख सिद्धांत ये माना जाता है कांट का जो वायव्य परिकल्पना है। तो हम इसको नाम देते हैं आपका गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट। क्या नाम देते हैं? गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट नाम देते हैं इसको। गैसियस मास थ्योरी है ये कांट की। इसको हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो गैसियस मास थ्योरी है क्या? कांट के विषय में आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, क्योंकि कांट एक जर्मन विद्वान हुए। उन्होंने बहुत से विधियों मतलब विषयों पर कार्य किया। एक दार्शनिक हुए, विद्वान हुए। इन्होंने क्या किया, बहुत से विचारों को इन्होंने दिया। कांट कहाँ के थे? मैंने आपको बताया कि ये जर्मन विद्वान है। कांट जो है ये जर्मन विद्वान है, जर्मनी के विद्वान हैं। कांट ने क्या किया, सबसे पहले 1755 में, कब? वर्ष 1755 में कांट ने क्या किया, कांट ने वर्ष 1755 में गुरुत्वाकर्षण के नियम से पहले, मतलब आपको पता चल चुके थे, कांट को इससे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में जानकारी हो चुकी थी। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की क्या, ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के नियमों
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के साथ में उन्होंने क्या किया था, इनके इन नियमों पर आधारित इन नियमों पर आधारित एक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, पर आधारित अपना जो है सिद्धांत, जो कांट की वायव्य परिकल्पना है उसको प्रतिपादित किया था। किसने? अपना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बात यह है, जो आपके कांट महोदय हैं, इन्होंने बताया क्या था, एक परिकल्पना मैंने आपको बताई थी, कल की जो क्लास थी उसमें कई सारी परिकल्पनाएं मैं आपको बता रहा था। किसी ने कहा कि वायु के द्वारा मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ, किसी ने बताया कि जल के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, किसी ने बोला कि पदार्थ से मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ, किसी ने बताया कि पृथ्वी का निर्माण किसी पिंड से हुआ है, आकाशीय पिंड से। इन सबको छोड़ करके कांट ने अपना जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसको अलग ही रखा। आपको दिखाई दे रहा ना सही से? ठीक है। कांट ने बताया, कांट क्या कह रहे थे, कांट ने बताया कि ब्रह्मांड में, आप लिखिए, कांट के अनुसार इनका जो सिद्धांत है, इनको इनके सिद्धांत को लिखिए। इनका सिद्धांत क्या है? ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में, कांट ने कहा कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे दैवीय कण मौजूद थे, मतलब देवी देवताओं के दिए हुए कण मौजूद थे ब्रह्मांड में। उन दैवीय कणों के द्वारा वो कण कैसे थे, शीतलित हुए, उसके बाद में कठोर कण हुए। ये कण धीरे धीरे छोटे छोटे कण जो हुए बड़े बड़े कणों में परिवर्तित हुए। इनमें आपस में घर्षण हुआ, ऊष्मा निकली। जैसे जैसे इनमें आपस में घर्षण हुआ तो और तेज तीव्र गति से इनमें गति आई, और गति आने के साथ साथ में ये क्रम में ये आपस में धीरे धीरे छोटे छोटे होकर के, पहले एक छोटा सा था, और जुड़ा तो और बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया। उसके साथ में बड़े होते इनका आकार जो है बड़ा होता चला गया। तो इस तरह से कांट ने बताया कि पहले ब्रह्मांड में छोटे पिंड हुआ करते थे, इन छोटे पिंडों से कहीं न कहीं बड़े पिंड बने, बड़े पिंडों से बढ़कर के उससे भी बड़े पिंड बने। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ छोटे छोटे दैवीय कण होते थे, छोटे छोटे दैवीय कण जो है मौजूद थे या हुआ करते थे। दैवीय कण मौजूद थे। उनके कहने का मतलब ये था कि जब ब्रह्मांड में कुछ दैवीय कण मौजूद हुआ करते थे, तो ये कण क्या करते थे, ये कण अत्यधिक ठोस कैसे थे, ये कण जो थे ना, ये अत्यधिक ठोस, शीतलित, ये कण कैसे हुए, अत्यधिक ठोस हुए, शीतलित रहे, और इन कणों में जो है ये कण अत्यधिक ठोस, शीतलित एवं गतिहीन थे। अगर ये कण गतिहीन थे तो कैसे इनमें गति कैसे आई होगी? धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार जब गुरुत्वाकर्षण का नियम इन पर लगा, कांट कहते हैं कि जब इन पर गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रभाव छूटा
तो ये धीरे धीरे गतिमान हुए। जब गतिमान होते हैं तो कहीं न कहीं इनमें गुरुत्वाकर्षण, गतिमान हुए तो आपस में धीरे धीरे चिपकते हुए चले गए। जब घूमे, घर्षण हुआ इनमें, तो कहीं न कहीं इनमें गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा आपस में इनमें खिंचाव हुआ, धीरे धीरे बड़े होते गए, बड़े होते होते छोटे आकाशीय पिंड बने, उससे भी बड़े, उससे भी बड़े, और विशालकाय जो पिंड हुआ करते थे वो बन गए। ऐसा ये कांट कहते हैं, उनकी ऐसी थ्योरी है। ये क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का नाम सुना है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज करी थी। उन नियमों के आधार पर इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो कण हुआ करते थे, छोटे छोटे कण जो हुआ करते थे, ये कण आपस में टकराने लगे, आपस में जो है टकराने लगे। जब ये आपस में टकराए तो इनमें क्या उत्पन्न होगा, कहीं न कहीं ऊष्मा उत्पन्न होगी, घर्षण होगा। तो इनमें क्या हुआ, इनमें आपस में जब टकराने लगे तो आपस में घर्षण हुआ, और टकराने के बाद टकराने के पश्चात इनमें क्या मिला, इनमें ऊष्मा एवं भ्रमण पैदा हुआ। मतलब घुमाव, इनमें घुमाव की शक्ति पैदा हुई, उत्पन्न हुई। दो चीजें हो गई। तो इनमें क्या क्या मिला, इसमें क्या हुआ कि ऊष्मा इसमें पैदा हो गई, और भ्रमण, तेजी से ये घूमने लगे। आपस में क्या हुए, ये टकराए। जब टकराने लगे तो उनमें घर्षण की शक्ति जो है, घर्षण की शक्ति के द्वारा ऊष्मा कहीं न कहीं आने लगी। जब ऊष्मा उत्पन्न हुई तो होता क्या है, ये पिंड एक दूसरे से मिलकर के बड़े होते रहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे लिखते हैं थोड़ा सा, इसके बाद में लिखेंगे। कांट को मैंने बताया, आपका कांट जो था जर्मन विद्वान था। अब हम बात कर रहे थे आपसे, कांट ने वर्ष 1755 में क्या किया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर अपना सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। इनको मतलब उनके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की जो खोज थी उससे पहले हो गई थी। कांट के अनुसार क्या कहा कि ब्रह्मांड में कुछ छोटे दैवीय कण उत्पन्न होते हैं, पहले से थे, उपस्थित थे। ये कण अत्यधिक ठोस एवं शीतलित और कैसे थे, गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के कारण मतलब इनमें क्या होता है, आपस में कहीं न कहीं टकराव होता है, और टकराने के पश्चात ये ऊष्मा एवं भ्रमण की स्थिति इनमें उत्पन्न होती है। जब भ्रमण ऊष्मा की स्थिति या भ्रमण की स्थिति इनमें उत्पन्न होती है, जब कांट कहते हैं कि इनमें ऊष्मा एवं भ्रमण की स्थिति उत्पन्न हुई, तो यही जो आपके छोटे छोटे कण हुआ करते थे, छोटे छोटे कण हुआ करते थे, वो छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के कैसे, मैंने बोला आपसे कि दो छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये दो बड़े कण मिलकर के आपस में एक तीसरे बड़े से विशालकाय कण का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके कांट ने कहा कहीं न कहीं ये जो कण हुआ करते थे, छोटे छोटे वाले कण, कहीं न कहीं बिग कण का, बड़े वाले कण का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ये थ्योरी है जो आपकी कांट की थ्योरी, वायवीय परिकल्पना जो कांट की है वो है। ठीक है, आशा करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पता चल रहा होगा। कांट ने कहा ये छोटे छोटे कण जो थे, ये छोटे छोटे कण, क्या हुआ, ये छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या हुआ, आपस में मिलकर क्या बन गया, आपस में जब मिले, दोनों ऐड हुए, जैसे मैंने ऐड किया था, तो वो क्या हुआ, बड़े कण का निर्माण कर दिए, बड़े पिंड का निर्माण, कण छोड़िए, बड़े पिंड का निर्माण
बड़े पिंड का निर्माण कर दिया। और जब दो बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, उन दो बड़े पिंडों ने मिलकर के, दो बड़े पिंड मिलकर, बड़े पिंड मिलकर के क्या बनाए, एक विशालकाय पिंड मिलकर बना देते हैं। जब विशालकाय ये पिंड बन जाते हैं तो उससे मिलकर के कहीं न कहीं आगे चल करके धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इससे ही आपके 8 ग्रह बन गए। और क्या हुआ, विशालकाय पिंडों का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं ना आप लोग कि कैसे कांट बता रहे हैं इस तरह से कि आपके जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के निर्माण की संरचना कैसे चल रही है। जैसे जैसे ही ग्रह कोई किसी ग्रह का निर्माण होगा, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का भी निर्माण हो जाएगा। जब आप ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया को सीख जाएंगे तो समझ लीजिए वही पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया भी है। तो क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया और ग्रहों की निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, सेम होती है। इन्होंने कहा, कांट ने कहा कि अंत में कहीं न कहीं जितने सारे आकाशीय पिंड बनकर के तैयार होते हैं, इन सबको मिलाकर के कहीं न कहीं एक ऐसी चीज तैयार हुई जिसको हम क्या कहते हैं, निहारिका नाम देते हैं। क्या बताया इन्होंने, अंततः एक विशाल गैसीय पिंड बनकर के तैयार हुआ, अंततः एक विशाल गैसीय पिंड बन गया। कैसा, लास्टली एक गैसीय पिंड बना, और उस गैसीय पिंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं निहारिका। इन्होंने क्या कहा कि ये निहारिका जो है हमारा एक विशाल गैसीय पिंड हुआ, इन सभी को मिलाकर के बना हुआ जो एक अंततः बना हुआ एक आकाशीय पिंड है, सबसे बड़ा है, गैसीय पिंड है, इसको हम क्या नाम देते हैं, निहारिका। अब होता क्या है, निहारिका में लगातार घूर्णन की स्थिति बनी हुई थी। कांट कहते हैं कि निहारिका में लगातार घूर्णन की स्थिति बनी हुई थी। इस निहारिका में घूर्णन के कारण क्या होता है, निहारिका में घूर्णन के कारण ऊष्मा, उसकी ऊष्मा में वृद्धि होती है, उसकी ऊष्मा में वृद्धि हुई। जब इसकी ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है तो होता क्या है, मैं बात कर रहा था आपसे उसकी ऊष्मा की वृद्धि। ऊष्मा में वृद्धि हो रही है, आप लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि वो जितनी तेजी से घूमेगी वो उतनी ही तेज ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा पैदा करेगी। क्योंकि जब अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु घूमती है, जैसे ही अगर आप अपने दोनों हाथों को ठंडियों में कस के रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब दोनों हाथों को आप कस के रगड़ेंगे तो खूब तेजी से मतलब रगड़ते रहिए, तो क्या होता है, धीरे धीरे उनमें क्या होती है, कहीं न कहीं गर्मी जो है, गर्मी का आभास होता है। और ठंडियों में तो आप लोग खूब ये सब करते होंगे ना, तो जितनी देर रगड़ते हैं उतनी तेज उसमें ऊष्मा की जो प्रवाह में क्षमता होती है और तेज हो जाती है। ऐसे ही ठीक होता क्या है, जो निहारिका होती है, उस निहारिका में जो घूर्णन हुआ और तेजी से घूर्णन होना स्टार्ट हो गया, और वो जितना तेज घूर्णन होने लगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या हो लगी, ऊष्मा में उसकी वृद्धि होने लगी। और होता क्या है, अंततः जब एक बड़ा सा पिंड बन गया था, इस पिंड के अंतर्गत इसके अंदर लगने वाला दो बल होते हैं और एक यहाँ पर बल लगता है। तो जो अंदर बाहर आपकी अपकेंद्रीय बल बाहर लगता है, ये अपकेंद्रीय बल, ये होता है अपकेंद्रीय बल। और यहाँ पर एक बल लगता है, ये होता है आपका अभिकेंद्रीय। ठीक, तो ये अभिकेंद्रीय बल है, ये अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल किसी भी
जो सतह होती है उसके सतह पर लगता है, बाहर की ओर लगता है। और ये जो होता है अंदर की ओर अंदर लगता है, अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर लगता है। अब जो अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल है, इसके क्या रीजन है? देखिए, जो आपकी घूर्णन कर रही हुई निहारिका है, इस निहारिका की ऊष्मा में जैसे ही वृद्धि होती है, तो इसका जो अपकेंद्री बल होता है, घूर्णन के साथ घूर्णन के कारण उसमें ऊष्मा वृद्धि हो गई। और ऊष्मा में जैसे ही वृद्धि होती है, ऊष्मा में वृद्धि के कारण या घूर्णन के कारण निहारिका के अपकेंद्रीय बल, जो बाहर वाला बल लग रहा था उस पर, अपकेंद्रीय बल निहारिका का, ऐसा लिख लीजिए, निहारिका का अपकेंद्रीय बल उसके अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अभिकेंद्रीय बल से क्या होता है? अधिक हो जाता है। अधिक हो गया तो होता क्या है? जब ये अधिक हो गया, घूर्णन के कारण या ऊष्मा में वृद्धि के कारण लगातार ऊष्मा में वृद्धि हो रही थी, और ऊष्मा में जब वृद्धि हो रही थी तो होता क्या है, उसके जो अपकेंद्री बल यहाँ पे अभिकेंद्री बल लग रहा है अंदर, और केंद्र की ओर ऊपर की ओर। जैसे एक पत्थर लेते हैं ना हम लोग, एक जैसे हमने इतना बड़ा सा पत्थर ले लिया, तो उसके केंद्र में जो लगेगा यहाँ पर, वो लगेगा आपका अभी अंदर की ओर जो लगता है वो अभिकेंद्री बल, और अपकेंद्री ओर मतलब बाहर की ओर आपको। ठीक, तो ये अप बाहर की ओर लग रहा है, तो ये है आपका अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। मैं बात कर रहा था आपसे उसके अभिकेंद्रीय बल की अपेक्षा उसका क्या होता है, अपकेंद्रीय जो बल होता है वो वाला उसमें वृद्धि हो जाती है। देखिए, हाइपोथेसिस है, ये अनुमान ऐसा लगा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो। हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि अनुमान के आधार पर जरूरी नहीं है 100% चीजें सही हो। ये भी एक अनुमान ही लगाया जा रहा है, लेकिन 1755 के जमाने में टाइम पर ये अनुमान लगा पाना बहुत बहुत ही वैज्ञानिक तौर तरीका, वैज्ञानिक बात है। समझ रहे हो आप लोग कि ये टाइम, उस टाइम पर ये ऐसा अनुमान लगा पाना बहुत कठिन कार्य है। इसको आप लोग नोट कर लिए है ना? देखें, आपको दिखाई दे रहा है ना सही से? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपसे बात कर रहा था कि छोटे छोटे जो कण हुए वो आपस में मिलकर बड़े पिंड बन गए। बड़े पिंड मिलकर के आपस में क्या हुए? विशालकाय पिंडों का निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने कहा। कि एक गैसीय पिंड का निर्माण होता है अंत में, और उसको हम निहारिका कहते हैं। निहारिका में घूर्णन के कारण उसकी ऊष्मा में वृद्धि होती है, और इतनी तेज उसकी ऊष्मा में वृद्धि हुई, इतनी तीव्र गति से उसका घूर्णन हुआ, उसमें क्या होता है आपका अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो कम हो जाता है, और उसके अपकेंद्रीय बल में इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए क्या कहा इन्होंने? क्या कहा आपके कांट महोदय ने, ये जो आपकी क्या थी निहारिका, इतनी तीव्र गति से इसमें वृद्धि हो रही थी, इतनी तीव्र गति से उसकी ऊष्मा में वृद्धि हो रही थी, तो आपका जो अपकेंद्रीय बल है वो कम हो गया, और अपकेंद्रीय बल की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। और होता क्या है आपका, इसी कारण से निहारिका से क्या हुआ? निहारिका से कुछ छल्ले बाहर निकल करके बाहर आ जाते हैं। कुछ गैसीय रूप में था ये निहारिका आपका, कुछ छल्ले बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये बाहर निकलते हैं, कुछ छल्ले बाहर निकले,
और यही छल्ले आगे चल करके घनीभूत होकर के आपके ग्रहों का निर्माण करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। और यही छल्ले आगे चलकर घनीभूत होकर, क्या इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि घनीभूत होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए या परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे कई छल्ले उससे बाहर निकले, ऐसे कई छल्ले उससे बाहर निकले, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जो ग्रह निर्माण, जब ग्रहों के द्वारा उनसे भी कई छल्ले बाहर निकले, तो उनसे उनके उपग्रहों का निर्माण हो गया। यही कांट की थ्योरी है, यही कांट ने बताया है। अब ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि अर्थात जो पृथ्वी की, अपन लोग कहते हैं जैसे पृथ्वी हुई थी, पृथ्वी का निर्माण, अर्थात ऐसा लिख लीजिए, अर्थात कांट के अनुसार क्या हुआ, कांट के अनुसार क्या कहते हैं, कांट अनुसार जो पृथ्वी है ना, आपकी पृथ्वी का निर्माण क्या था, पृथ्वी का निर्माण निहारिका से निकले, निहारिका से निकले जो आपके निहारिका से छल्ले निकले थे, उस छल्ले के द्वारा, निहारिका से निकले क्या हुआ, निहारिका से निकले एक स्थान पर, निहारिका से निकले छल्ले, निहारिका से निकले छल्ले के एक स्थान पर जमने से होती है। जब एक छल्ला वहां से निकला, निहारिका से एक छल्ला निकला, उसमें एक गांठ पड़ जाती है, वो गांठ धीरे धीरे घूमती रहती है अंतरिक्ष में आपके, और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे मलबा ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है, जुड़ता रहता है, छोटे छोटे पिंड होते हैं, जुड़ते रहते हैं। वो जब आपस में जुड़ते रहे पिंड, उन्हें पिंडों को मिला करके जो है आपकी पृथ्वी का निर्माण हो जाता है, ऐसा कहते हैं आपके कांट महोदय। और बताया उन्होंने कि मौलिक निहारिका, जो मूल रूप से निहारिका बची रह गई, मूल निहारिका को या शेष बचे हुए मलबा जो बचा हुआ था निहारिका का, उसे सूर्य कहा जाता है। क्या कहा, उसे सूर्य कहा जाता है। तो ये है आपके कांट की परिकल्पना। लास्टली उन्होंने क्या बताया कि जो मूल निहारिका बची हुई थी, अब छोटा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इन्होंने, कांट ने पूरी अपने इस इतिहास में क्या बताया, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर समझ लेंगे। इन्होंने कहा कि कुछ छल्ले बाहर निकलते हैं, उन छल्लों के द्वारा आपका आगे चल करके वो छल्ले घनीभूत हो गए और घनीभूत होकर के परिवर्तित होने लगे। कांट के अनुसार पृथ्वी का जो निर्माण है, कहीं न कहीं निहारिका से निकला हुआ एक छल्ला, और उस छल्ले के एक स्थान पर जमने से मतलब हो जाती है, और अंततः जब लास्टली जब बनता है तो वो क्या बचा, वो बचा आपका सूर्य। निहारिका का निर्माण इन्होंने कैसे बताया है, निहारिका का निर्माण बताया कि बहुत सारे कण हुआ करते थे आपके वातावरण में, अंतरिक्ष में। ये दैवीय कण हैं। क्या हैं ये आपके, इनको मान लीजिए आप गॉड पार्टिकल मान लीजिए, जीपी मान लीजिए, गार्ड पार्टिकल।
ये हैं दैवीय कण आपके। इन दैवीय कणों में होता क्या है, ये कुछ ठोस हैं, शीतलित हैं, कठोर हैं। ये हुए धीरे धीरे छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ, इनमें गुरुत्वाकर्षण जो आपस में घिसा, तो ये कण क्या हुए, इनमें क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, गर्लफ्रेंड लगी इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग गया, तो ये क्या हुई है, छोटे थोड़े थोड़े से छोटे मतलब पिंड बन गए, ये बन गए छोटे पिंड। समझना है आपको, इसमें है कुछ नहीं थ्योरी में, ये बन गए आपके छोटे पिंड। यही छोटे छोटे पिंड मिलकर के आपस में कुछ बड़े पिंड बनकर के दो चार तैयार हुए। इन बड़े पिंडों को कहीं न कहीं आगे चल करके एक बड़ी संरचना में, इससे भी बड़ी संरचना में ढाला गया, और ये बड़े पिंड आपस में आगे चल करके और बड़े बन गए। फिर लास्टली विशाल काय पिंड की निर्माण होती है, इसको हम बोल देते हैं निहारिका। निहारिका का आपका निर्माण ऐसे हो गया, छोटे छोटे गॉड पार्टिकल थे, गॉड पार्टिकल से छोटे छोटे मतलब पिंड बन गए, उससे भी बड़े पिंड बने, उससे भी विशाल पिंड बने, उसके बाद में लास्टली क्या बन जाता है, आपका निहारिका बनता है। उस निहारिका में होता क्या है, इस वाली निहारिका में आपके ये जो निहारिका थी, ध्यान से देखिएगा, फिगर को आप लोग बना लेंगे, ठीक है। इस निहारिका में होता क्या है, इस निहारिका में गुरुत्वाकर्षण लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस जो तेजी से मतलब ब्रह्मांड में जब ये घूम रही थी, तो इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं जब उसके अंदर वाले भाग पर और बाहर वाले भाग पर, एक बात बताइए, छोटी सी बात समझना है आपको बहुत अच्छे से। आपने शंकु को देखा है ना, शंकु को देखा होगा, जरूर देखा होगा। जब आपने शंकु देखा है तो होता क्या है, शंकु कुछ इस तरह का होता है, ठीक। तो मान लिया कि ये शंकु है आपका, ये इस तरह का आपका गिलास है कोई, ठीक। तो हुआ क्या, या आइसक्रीम वाला जो पैकेट होता है वो है, कुछ ऐसा है। बात ये है कि इसमें जो पानी आप भरेंगे या कोई भी द्रव इसमें जब डालेंगे तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ पर होगा, लेकिन जब इसको तेजी से आप घुमाएंगे बहुत तेजी से, तो लोड, ये वाला लोड वहां पर ज्यादा ना होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जब तेजी से घूम रही थी ये आपकी निहारिका, तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ पर नहीं रहा, उसका जो लोड हुआ, जो अपकेंद्री बल हो गया, अपकेंद्री बल में ये वाला कम हो गया, ऊपर वाला जो बल हो गया वो ज्यादा हो गया, उसमें हो गई वृद्धि। तो इसमें से क्या होने लगा, जब किसी मतलब वस्तु को आप तीव्र गति से घुमाने लगेंगे, कहीं न कहीं वो उसके रास्ते बदलने लगते हैं। जब उसके रास्ते बदलने लगे तो इसमें से कहीं न कहीं एक छल्ला निकल के बाहर आ गया। जब ये छल्ला टूट करके बाहर आया तो इस छल्ले में बहुत सारी चीजें समाने लगी। तो ये भी छल्ला मजबूत ही था, इस छल्ले में मजबूती के साथ साथ में इसमें बहुत सारी चीजें समाने लगी, और ये धीरे धीरे छल्ला क्या हुआ, मजबूत हो गया। इस छल्ले को मजबूती होने के साथ साथ में धीरे धीरे होता क्या है, इस छल्ले में, इसी छल्ले के द्वारा कहीं न कहीं ग्रहों का निर्माण हो जाता है। आपके इसी छल्लों के द्वारा ही क्या होता है, आपके अन्य ग्रहों का निर्माण हो जाता है, और इसी छल्ले के द्वारा आपके पृथ्वी का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसी छल्ले के द्वारा आपका पृथ्वी का भी निर्माण हो गया। बात ये हुई, ये जो छल्ला है ये निकला कैसे, ये अपकेंद्री बल ज्यादा हो गया, और अपकेंद्री बल के कारण इसमें उष्मा में और वृद्धि होती रही। जब किसी भी चीज को आप ज्यादा गर्म करते रहेंगे कहीं ना कहीं वो आगे चल करके छूट जाएगी, ठीक है। तो अपनी लेयर्स को हटाने लगती है, चाहे लोहे की परत हो चाहे कुछ भी हो। तो उसने क्या किया, अपनी लेयर्स को हटाया, और जब उसमें लेयर्स उसकी हट गई, बहुत सारी लेयर्स इसमें से हटी, बहुत सारे छल्ले हटे, तो आपके टोटल 8 ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रह बन गए, और उन ग्रहों के द्वारा मतलब ये छल्ले 8 छल्ले निकले वहां से, और लास्टली आपका जो अंत में जो मतलब मूल बची थी, जो या आपका शेष बचा हुआ था, जो लास्टली जो शेष बचा, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, निहारिका का उसको हमने बना दिया कि ये तो सूर्य है बाबू। क्या कह दिया कि लास्टली ये बचा क्या, शेष बचा हुआ भाग आपका बन गया आपका सूर्य। तो ये आपकी कांट की हाइपोथेसिस परिकल्पना आपको समझ में आई या नहीं, अगर आ गई होगी तो आपको बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है। इसको फिगर को आप लोग बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि पहले गॉड पार्टिकल हुए, गॉड पार्टिकल से छोटे छोटे वो दैवीय कण थे, इन्होंने मतलब कांट ने मान लिया कि दैवीय कण थे, वो भी कहीं ना कहीं से आए तो होंगे ही, उनकी भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी रही होगी। आगे हम बात करेंगे इस पर। तो क्या हुआ, निहारिका का निर्माण होता है, निहारिका से क्या होता है, छल्ले निकलते हैं, छल्ले निकले, उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही हुआ था, और उसके बाद में कई छल्ले निकले वहां से लगातार, और उन छल्लों के द्वारा कहीं न कहीं 8 ग्रह बन गए, 8 ग्रहों के द्वारा फिर लास्टली जो शेष बचा हुआ भाग बचा, उसको हमने सूर्य का नाम दे दिया। ये आपको परिकल्पना समझ में आ गई है? यस कर दीजिए। कांट ने क्या बताया, कांट ने बताया था कि यही जो आपस में यही परिकल्पना ग्रहों पर भी लगती है, यही प्रक्रिया जो है ग्रहों पर फिर से यही प्रक्रिया जो है लगती है, ग्रहों पर यही प्रक्रिया फॉलो हुई, और उसके बाद में उनके उपग्रह बन गए। क्या हुआ, उनके उपग्रह बन गए। जैसे कि शनि के पास आज 82 उपग्रह हैं, आपके उसके बृहस्पति के पास आपके कितने हैं, 79 हैं, पृथ्वी की एक उपग्रह है चंद्रमा। अब हम बात करने वाले हैं आपके लाप्लास की थ्योरी के बारे में। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इनकी भी आपकी कहीं न कहीं हाइपोथेसिस थ्योरी ही है। ये क्या कहते हैं, इनकी एक परिकल्पना है, इन्होंने दिया था नेबुलर, माफ कीजिए, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। इन्होंने क्या बताया, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। होता क्या है, इनकी जो ये परिकल्पना है, क्या लाप्लास की निहारिका जो परिकल्पना है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। मैं बात कर रहा था आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना की। एक विद्वान हुए, कहाँ के विद्वान थे ये फ्रांसीसी विद्वान हुआ करते थे। फ्रांसीसी विद्वान जो लाप्लास हुए, फ्रांसीसी विद्वान कौन थे, इनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने 1796 में, कब, 1796 ईस्वी में अपनी जो है थ्योरी जो थी, अपनी परिकल्पना जो थी पेश की। प्रस्तुत की या पब्लिश की, ठीक है। तो इन्होंने 1796 ईस्वी में अपनी परिकल्पना जो है प्रस्तुत की, पेश की। मैं बात कर रहा था आपसे लाप्लास की परिकल्पना की। लाप्लास ने एक किताब लिखी, उसमें अपनी परिकल्पना को प्रकाशित किया, ठीक है। तो इनकी जो किताब है, इस किताब का नाम क्या है, लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने अपनी पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम है इनकी पुस्तक का नाम है द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, में
अपनी थ्योरी जो है अपनी थ्योरी को प्रकाशित किया। किसमें हुआ? इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम बताया क्या? द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या किया? अपनी जो सिद्धांत हुआ करता था, अपनी जो थ्योरी थी उसको प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने बताया कि कांट में कुछ कमियां थी और उन कमियों को इन्होंने दूर कर दिया। इन्होंने कांट की कमियों को दूर करके अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने कांट की जो कमियां थी कांट की कमियों को इन्होंने क्या किया? दूर किया। किसने दूर किया था? आपके लाप्लास ने। लाप्लास ने कांट की कमियों को दूर करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इन्होंने क्या बताया? इसके ऊपर लिख लें, लाप्लास की परिकल्पना के बारे में। इन्होंने बताया कि 1796 में एक फ्रांसीसी विद्वान हुए जिनका नाम था लाप्लास, और लाप्लास ने अपनी थ्योरी का प्रकाशन जो है अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया। द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया। इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रकाशित किया। इन्होंने कहा कि हमने जो है कांट की कमियों को दूर कर दिया है, अब ये थ्योरी जो है बिल्कुल प्रॉपर जो हमारी है, मतलब इन्होंने प्रकाशित कर दिया। इनके अनुसार लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के मतानुसार या कांट के मत लाप्लास के मतानुसार था क्या? ब्रह्मांड में क्या था? ब्रह्मांड में एक बड़ा सा पिंड था। ब्रह्मांड में एक बड़ा गतिशील और जो है तप्त पिंड था। ये जो पिंड हुआ करता था, इस पिंड के बारे में ये लोग क्या कहते हैं? तप्त महापिंड। इसको लिख लीजिए, महापिंड लिखिए या पिंड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिंड था, महापिंड था, जो क्या है मंद गति से घूर्णन कर रहा था। अब ये मंद गति से घूर्णन कर रहा था। बात क्या थी? ये क्या हुआ? ये जो आपका ब्रह्मांड में गतिशील जो महापिंड हुआ करता था, इस महापिंड को धीरे धीरे इसमें घूर्णन हो रहा था। इस घूर्णन की प्रक्रिया में इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं निहारिका। क्या कहा? देखिए, इसमें घूर्णन तो हो रहा होगा, और जब इसमें घूर्णन हो रहा होगा तो कहीं न कहीं ये गर्म होगा। जब गर्म होगा, घूर्णन हो रहा होगा, तो जब इसके देखिए, जब कोई वस्तु चलती है ना, आपस में रगड़ती हुई चलती है, तो गैसीय गोले हुए थे ये भी। जब गैसीय गोले थे, इन गैसीय गोलों में होता क्या था? इन गैसीय गोलों में आपस में जो रगड़ होती थी वायुमंडल से, जब ये टकराते थे, क्योंकि जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस से कहीं ना कहीं टकराते होंगे ना, तो आपस में जब हाइड्रोजन गैस से टकराते हैं तो क्या होता है, इनमें उष्मा की मतलब उष्मा भी पाई जाती है, उष्मा में वृद्धि होती है। जब जितनी तेजी से घूमेंगे उतनी ज्यादा उष्मा पाई जाएगी। तो ये जो आकाशीय पिंड था आपका, यह आकाशीय महापिंड
या ब्रह्मांडीय महापिंड या ब्रह्मांडीय महापिंड गर्म तथा मंद गति से घूर्णन करने के कारण इसको क्या कहा? महापिंड गर्म तथा मंद गति से घूमते हुए होता क्या है, ये जो महापिंड था आपका मंद गति से घूम रहा था धीरे धीरे, इसीलिए इसको ये लोग क्या कह देते हैं, इसको निहारिका कह देते हैं। ये आपके लाप्लास घूमते हुए, जब आपका ये था गैस का, तो गैस का बादल बता दिया, गैस का बादल, और इन्होंने इस गैस के बादल को क्या कहा? निहारिका नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि यही निहारिका है। अंत में मैंने जैसे आपको समझाया था कांट की थ्योरी को, इनकी भी थ्योरी को चित्र से बना करके समझा दूंगा, वो आपको समझ में आराम से आ जाएगी। अभी आप लोग सुनते रहिए, नोट करते रहिए। बात ये थी कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांडीय आकाशीय जो पिंड हुआ था वो गर्म था और मंद गति से जो है घूम रहा था, और उस घूमते हुए गैस के बादल को इन्होंने क्या कहा, आपके लाप्लास ने निहारिका नाम दे दिया। अब इनकी निहारिका तो भैया बनी बनाई आ गई ना, उन्होंने निहारिका कैसे बनी है वो भी बताया था, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, निहारिका पहले से बनी हुई है, मतलब ये जो गैस का बादल है यही हमारा निहारिका है, पहले से इन्होंने मतलब बता दिया ये निहारिका है। तो इसीलिए इनकी जो परिकल्पना हुई, इसलिए इनकी जो परिकल्पना है, इनकी परिकल्पना काय पर निर्धारित है? इनकी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जा रही, क्योंकि इनकी जो आधार है उनका निहारिका है, इसीलिए इनकी जो परिकल्पना कहला रही है निहारिका परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, तो इनकी परिकल्पना क्या कहलाएगी? निहारिका परिकल्पना कहलाएगी, क्योंकि इनके यहाँ पर जो निहारिका का निर्माण है वो यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा थ्योरी में, इनकी निहारिका पहले से बनी हुई है। ठीक है, मैं बात कर रहा था इनके सिद्धांत की। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के मतानुसार इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक महापिंड गतिशील हुआ करता था, ये धीरे धीरे घूर्णन कर रहा था, इस घूर्णन करते हुए महापिंड को धीरे धीरे जब गति कर रहा था, तो मतलब ये गैसीय बादल था ना, तो गैसीय बादल होने के कारण इसको क्या बोल दिया इन्होंने, इसी को इन्होंने निहारिका बोल दिया, और इसी निहारिका के आधार पर इनकी परिकल्पना आधारित है, इनका मत आधारित है, इसीलिए इनकी जो परिकल्पना है इसको निहारिका परिकल्पना आप नाम देते हैं। अब देखो होता क्या है, इन्होंने कहा कि समय के बदलने के अनुसार इसकी गति धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होगी। इन्होंने कहा कि इसके बाह्य भाग में शीतलन होता है, समय क्या है, बीत गया, और समय बीतने के बाद, समय बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, मतलब ब्रह्मांड में चल रहा है ना, तो बहुत समय लगा होगा उसमें, यहाँ के समय के अनुसार थोड़ी ना, तो बहुत समय बीतने के बाद में हुआ क्या, इसके मतलब निहारिका के बाह्य भाग में, निहारिका के बाह्य भाग में होता क्या है, शीतलन होने लगा, शीतलन उत्पन्न हुआ, और शीतलन उत्पन्न हुआ,
जब शीतलन इसमें उत्पन्न हुआ तो होता क्या है, जब वो शीतलित होने लगा, कोई भी भाग जब शीतलित होने लगेगा तो उसके भार में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं। जैसे उसमें उसके विकिरण में उसकी ऊष्मा में लगातार वृद्धि हो रही थी, लगातार उसकी गति जो है तीव्र गति से बढ़ रही थी, और जब लगातार तीव्र मतलब गति से वृद्धि हो रही थी तो इसका जो बाह्य वाला भाग हुआ करता था, उस बाह्य भाग का, जैसे ब्रह्मांड में वर्षा मतलब बहुत सारी चीजें हुई होंगी, कई सारी गैसें आपस में मिलकर के जल का निर्माण हुआ होगा, तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो शीतलन की जो प्रक्रिया है, इसमें इसके बाह्य भाग में शीतलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और लगातार शीतलन होने से इसमें होता क्या है, क्या होता है, लगातार शीतलन होने से शीतलन की प्रक्रिया जो जारी रहती है, शीतलन होने के कारण होता क्या है, लगातार शीतलन होने के कारण इसमें हुआ क्या, ये जो प्रक्रिया थी आपकी, इससे इसके इसमें क्या होता है, संकुचन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, अर्थात इसका संकुचन होने लगता है। अब जैसे आप रुई को लीजिए, रुई में जब आप पानी डालेंगे तो क्या होने लगेगी, हर तरफ से क्या होगा, उसमें सिकुड़ाव उत्पन्न हो जाएगा ना। जब रुई ही सिकुड़ने लगती है तो ऐसा इसमें गैसीय भाग हुआ करता था, ये भी आपका क्या हुआ, इसके भाग में क्या होने लगा, इसमें भी सिकुड़न उत्पन्न हो जाएगी, संकुचन उत्पन्न हो गया। और इसी संकुचन के साथ साथ में इसमें होता क्या है, इसके आयतन, संकुचन तथा इसके आयतन में क्या हुई, गिरावट होने लगी, आयतन में क्या है, कमी हो गई। जैसे ही इसके आयतन में कमी और इसके मतलब इसकी प्रक्रिया में संकुचन होने लगा, तो इन्होंने क्या बताया, अब यहाँ पर ये बताते हैं कि इसके संकुचन में जैसे ही वृद्धि हुई, संकुचन में वृद्धि होने लगी, और तेजी से संकुचन हुआ, और तीव्र गति से संकुचन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसके आयतन में कमी आई, और इसके आयतन में कमी के चलते क्या हुआ, आयतन में कमी के चलते हुआ क्या, जब कोई भी वस्तु हो ना, आप एक पत्थर को जितनी तेजी से फेंक पाएंगे वो इतनी तेजी से गति कर लेगा, उतनी तेजी से आप मतलब उसी के बराबर अगर रुई को फेंकेंगे तो वो उतनी तेजी से गमन नहीं कर पाएगा। हुआ क्या, अब होता क्या है, इसके जब संकुचन में कमी हो गई और आयतन में कमी हो गई तो ये हो गया ठोस। जब ये ठोस हो गया तो ये ठोस को गति करने में और तेजी से गति करने में और मजा आने लगा, मतलब और तेजी से ये गति करने लगा। गैसियस फॉर्म में था तो गति इतनी तेज नहीं हो पा रही थी, और अब क्या है, इसमें जो गति होने लगी, जब ठोस बन गया तो इसमें क्या होने लगी, संकुचन होने के कारण इसमें क्या हुआ, इसके आयतन में कमी हो गई, और इसमें क्या हुआ, इसकी गति में जो है वृद्धि होने लगी। इसके आयतन में कमी के चलते इसकी निहारिका की क्या हुआ, निहारिका के गति में वृद्धि हुई। अब जब निहारिका की गति में लगातार वृद्धि हो रही है, जब निहारिका की गति में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे वो छोटा पिंड होता हुआ चला जा रहा है तो और तेज से उसमें वृद्धि होने लगी, और इस वृद्धि के चलते निहारिका में तीव्र घूर्णन के साथ क्या होता है, निहारिका में जैसे जैसे तीव्र घूर्णन होता गया तो इसमें क्या हुआ, इसका जो बाह्य वाला भाग हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपकेंद्री बल में इसकी वृद्धि हो गई, तो इसके अपकेंद्री बल में फिर से वृद्धि होती है। जब इसकी अपकेंद्री बल में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, इसके फिर से छल्ले निकलेंगे वहां से। तो इन्होंने बताया कि लगातार जब निहारिका तीव्र गति के साथ वृद्धि हो रही थी तो क्या हुआ, इसके अपकेंद्री बल में क्या हुआ, फिर से वृद्धि हुई। अपकेंद्री बल
जो बाहर लगने वाला बल है वो अधिक हो गया या उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये फिर से एक बार अधिक हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो भी यही, कांट भी यही बता रहे थे और ये भी बाबूजी यही बता रहे हैं। फिर क्या होता है, अब फिर से ये उसी ग्रेविटेशनल फोर्स पर आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। मतलब ये क्या बोले, इसके बल में, इसका जो अपकेंद्री बल हुआ करता था, माफ कीजिए, यहाँ पर आप लोग अगर लिख पाए, इसके अपकेंद्री बल में वृद्धि होती है, जो बाह्य बल था। अपकेंद्री बल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ये होता है, बढ़ जाता है। अपकेंद्री बल अधिक हो जाता है और इसका जो अभिकेंद्री बल है वो कम हो जाता है। अब इन्होंने क्या बताया कि लगातार जब वृद्धि हो रही थी, अपकेंद्री बल में वृद्धि के कारण गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया जो होती है लागू हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण होता क्या है, एक छल्ला बाहर निकलता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब उसमें वृद्धि हो गई तो बाहर वाले भाग में और तेजी से घूमने लगा, और जैसे ही ज्यादा वो घूमा और तेजी से घूमने लगा तो उसमें होता क्या है, एक छल्ला उसमें का बाहर निकलता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण एक छल्ला बाहर निकलता है, बाहर जो है निकल गया। अब ये छल्ला क्या करेगा, यही छल्ला आगे चल करके होता क्या है आपका, क्या कहा इन्होंने, एक ये छल्ला जो निकला है, इसी छल्ले के निकलने के साथ में बताया क्या, इसके उपग्रह और ग्रह बनते हैं। अब जैसे इन्होंने जो प्रक्रिया बताई है, इसी प्रक्रिया के अनुसार फिर ग्रह का निर्माण हो गया। क्या हुआ, समय बीतने के बाद में इन्होंने कहा कि बाह्य भाग में उसके शीतलन हुआ, किसके, निहारिका के, और लगातार शीतलन होने के कारण इसमें संकुचन और आयतन में इसके कमी आ गई, और आयतन में कमी के चलते ही निहारिका की गति में क्या हुई, वृद्धि हो गई। किसी भी वस्तु में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी जब उसका आयतन कम पड़ जाएगा। तीव्र वृद्धि के कारण इसमें अपकेंद्री बल में वृद्धि हो गई, और इसके अपकेंद्री में बल में वृद्धि के कारण एक छल्ला बाहर निकलता है। इसी से ग्रहों का और निर्माण होता है, इसी से आपका जो ग्रह है निर्मित होता है और पृथ्वी बन जाती है। तो क्या हुआ, इसी प्रक्रिया से, या छल्लों के निकलने की प्रक्रिया, जो ये अभी एक छल्ला निकला था, इसी प्रक्रिया से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक, ग्रहों का निर्माण हो गया। और अंततः इन्होंने भी बताया कि जो शेष बचा हुआ भाग हुआ करता था, शेष बचा हुआ भाग, इसको भी इन्होंने क्या कहा, वो सूर्य ही अपना बचा है। लास्टली आपका जो बना हुआ था वो सूर्य आपका बचा रह गया, उसी को इन्होंने भी बताया। आपको नजर आ रहा ना, ठीक है। इसी क्रम में एक वैज्ञानिक हुए आपके, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है रॉस। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम है रॉस। रॉस ने क्या बताया, रॉस कहते हैं, रॉस इनसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो छल्ला हुआ था ना, ये लगातार, ये जो छल्ला निकला था ना, लगातार ये छल्ले क्या होते गए, पतले होते गए और ग्रहों का निर्माण हो गया। ग्रहों का आपका निर्माण हो गया। तो ग्रहों का निर्माण आपने देख लिया कि कैसे हो गया, और इसी प्रक्रिया के द्वारा
ग्रहों से क्या बने, उपग्रह। आगे चल करके ग्रहों से उनके उपग्रह बन गए, ये भी ये लोग बताते हैं। तो ये जो प्रक्रिया रही, ये बता रहे थे आपके कौन, ये बता रहे थे आपके लाप्लास। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ करके दे देता हूं, इसको समझना कैसे है, आप लोग समझ लीजिए 2 मिनट में इसको। मैं बात कर रहा था आपसे लाप्लास की थ्योरी की। देखिए लाप्लास की थ्योरी में है कुछ नहीं, और कांट की थ्योरी को इन्होंने दर्शा दिया दोबारा। इन्होंने कहा कि एक महापिंड हुआ करता था, ये महापिंड को नाम दे देते हैं निहारिका। महापिंड है, इस महापिंड को इन्होंने लाप्लास ने नाम दे दिया निहारिका। इस निहारिका में ये क्या है, गैस का गोला है। इन्होंने क्या कहा, इसको गैसीय पिंड था इसीलिए मतलब इसको निहारिका दे दिया। इसीलिए इसका नेबुलर परिकल्पना, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि ये निहारिका है, इसको निहारिका को केंद्र में रख करके ये थ्योरी अपनी दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, निहारिका है। होता क्या है, इन्होंने बताया कि आगे चलकर ये जो निहारिका है ना, निहारिका में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की मतलब शक्ति के कारण इसमें क्या होता है, घुमाव पैदा होता है। ये धीरे धीरे घूर्णन कर रहा था, घूर्णन करते हुए धीरे धीरे जा रहा था, अपने रास्ते पर चल रहा था। बात ये होती है, जब रास्ते पर चल रहा था तो धीरे धीरे इसके अपकेंद्री बल में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जो इसका अभिकेंद्री बल होता है वो कम होता है। जैसे ये घूमने लगता है और घूमते हुए इसकी गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, और गति में वृद्धि के साथ ही इसके बाह्य भाग में, जो इसके बाह्य भाग में होता है, बाहर वाले भाग में क्या होने लगता है, बाह्य भाग में शीतलन होने लगता है। जब बाह्य भाग में इसके शीतलन होने लगा तो इसका जो आकार है वो छोटा हो गया, आयतन जो है उसका मतलब जो है कम पड़ गया, और इसका जो आयतन कम पड़ गया, और आयतन के साथ साथ में इसके आकार में क्या हो गई, कमी हो गई, और ये आपका क्या होने लगा, ठोस हो गया। तो जितना ये धीरे धीरे क्या हो गया, ठोस होता रहा, ठोस होते हुए चला गया, और जैसे जैसे ये ठोस होता रहा और उसके बाद में ये घूमता भी रहा, जैसे जैसे ये ठोस होता हुआ चला गया तो इसकी गति में क्या हुई, इसकी गति जो है आपस में बढ़ने लगी। कोई भी वस्तु छोटी अगर रहेगी, भारी रहेगी, तो उसकी गति ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। अगर भारी रहे, बहुत बड़ी रहे, उसका भार जो है कम रहे, तो इतनी तेजी से वो घूम नहीं पाएगी। इसीलिए इसका जो गति हुआ करता था, इसका जो आयतन था, आयतन जो था इसका कम हो गया था, इसका जो भार था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था कहीं ना कहीं, और इसकी गति क्या थी, तीव्र गति से बढ़ने लगा। जब ये छोटा बचा तो इसका जो आकार हुआ छोटा हो गया, लेकिन इसकी जो गति थी उसमें वृद्धि हो गई। धीरे धीरे ये जो वृद्धि होते हुए ये जो ठोस का आकार रूप ले लिया था, इस रूप में मतलब तेजी से गति में वृद्धि हो ही रही थी। इस वृद्धि के चलते होता क्या है, इसमें इसके बाह्य वाले भाग में होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर भी लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर भी लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और इसमें अपकेंद्री बल क्या होता है, अपकेंद्री बल जो बाहर की ओर लगने वाला जो बल है उसकी मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है। जब अपकेंद्री बल अधिक हो गया, तब अपकेंद्री बल जब अधिक लगेगा तो क्या होगा, इससे क्या हुआ, छल्ले निकले, और इन्हीं छल्लों से निकल के क्या हुए, आपके ग्रह बन गए। इन्हीं छल्लों को मतलब घनीभूत होकर के या ठोस होकर के इन छल्लों का क्या, ग्रह का निर्माण हुआ, और ठीक इसी प्रकार से ग्रह से आपके इसी प्रक्रिया से उपग्रहों का निर्माण भी हो गया। ये आपका था, आपका जो फिगर हुआ था निहारिका वाला, निहारिका की परिकल्पना यही है। इन्होंने बताया कि पहले एक निहारिका थी, निहारिका के साथ में धीरे धीरे वो घूर्णन कर रहा था, घूर्णन करते हुए उसकी बाह्य भाग में शीतलन होता है, शीतलन होने के साथ साथ में उसके आकार व आयतन में कमी होती है। जब उसका आकार और आयतन कम हो जाता है तो उसकी घूर्णन की प्रक्रिया जो होती है, गति में इसकी वृद्धि हो जाती है। गति में वृद्धि के चलते, शीतलन होने के चलते ये क्या होता है, इसमें मतलब इसमें आकार और संकुचन, एक चीज और जोड़ लीजिए, संकुचन होने लगा। संकुचन मतलब संकुचन में वृद्धि होगी। होता क्या है, जब ये इसमें गति में वृद्धि हो गई तो इसमें अपकेंद्री बल जो लग रहा था आपका,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको खींच रहा था, तो इसमें अपकेंद्री बल जो लग रहा था वो उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। जो अभिकेंद्री बल है, अंदर की ओर लगने वाला जो बल हुआ करता था, ये होता है जो कम हो जाता है। अभिकेंद्री बल यहाँ पर कम हो जाता है, और जब अभिकेंद्री बल कम हो गया तो धीरे धीरे कहीं न कहीं इससे छल्लों का निर्माण हुआ। और अपकेंद्री बल के कारण जब आप किसी भी वस्तु को लगातार बहुत तेजी से घुमाएंगे तो इसका ये वाला हिस्सा बाहर निकल के टूट करके अलग चला जाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसे इससे छल्लों का निर्माण हुआ, और इन्हीं छल्लों से आपके ग्रहों का निर्माण होता है, और इन्हीं ग्रहों से आगे चल करके यही प्रक्रिया के द्वारा उपग्रहों का निर्माण होता है। ये दोनों ही थ्योरीज आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। किस प्रकार से समझ में आई है नहीं आई है आप लोग मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जितना अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूंगा, बता दूंगा और या कमेंट में डाल दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।